नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रिसर्च एप्टीट्यूड यानी अनुसंधान अभिक्षमता जैसे मुश्किल टॉपिक को वीडियो की एक सीरीज में अध्ययन कर रहे हैं ताकि ये टॉपिक आप सभी को एकदम आसान लगे। इसी कड़ी में हम पहले 8 भाग यानी 80 प्रश्नों का पोस्टमार्टम कर चुके हैं। आज मैं 9वां भाग लेके आया हूँ जो कि विभिन्न प्रकार के वेरिएबल यानी कि कितने प्रकार के चर होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पेपर 1 की वीडियो एकदम समय से मिल सके। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज का हमारा ये पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र चर से जुड़े सत्य है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जुड़े सत्य है जिस चर में प्रयोगकर्ता परिवर्तन या जोड़ तोड़ करता है। बिल्कुल, जिस चर में प्रयोगकर्ता परिवर्तन या जोड़ तोड़ करता है उसी को स्वतंत्र चर कहते हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि उन किसी छात्रों में कोई कोई एग्जाम्पल ले ले कि पुरस्कार देने से छात्रों की उपलब्धियों में वृद्धि होता है। तो पुरस्कार क्या हो गया? पुरस्कार हो गया स्वतंत्र चर। बिल्कुल, पुरस्कार की मात्रा हम चेंज कर सकते हैं। किसी को प्रथम पुरस्कार रहता है, किसी को द्वितीय पुरस्कार रहता है, किसी को तृतीय पुरस्कार रहता है। तो ये इसमें हम चेंजेज ला सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर को कारण चर भी कहते हैं, कॉज वेरिएबल। बिल्कुल सही कथन है। आप बताइए कि पुरस्कार पाने से छात्रों के उपलब्धियों में वृद्धि हुई थी। यहाँ पुरस्कार क्या हो गया? स्वतंत्र चर। और ये क्या हो गया? पुरस्कार कारण भी हो गया। उपलब्धियों में वृद्धि किस लिए हो रही है? पुरस्कार के कारण हो रही है, तो इसलिए इसको कारण चर भी कहते हैं। क्लियर? फिर तीसरा, इसे प्रभावित करने वाला चर भी कहते हैं, इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल। बिल्कुल, यह किसी दूसरे चर को प्रभावित करता है। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं कि पुरस्कार पाने से छात्रों की उपलब्धियों में वृद्धि होती है, तो पुरस्कार और उपलब्धियों में वृद्धि, उपलब्धि, पुरस्कार और उपलब्धि, यहाँ 2 चर है। तो पुरस्कार से उपलब्धि प्रभावित हो रही है, तो यह क्या हो रहा है कि ये प्रभावित करने वाला चर भी इसको कहते हैं, इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल भी कहते हैं। यानी कि ये भी कथन सही है। तो यहाँ फंसिएगा नहीं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज वेरिएबल और इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर को कारण चर और प्रभावित करने वाला चर भी कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। डी विकल्प हमारा कह रहा है, लेकिन तो ये मैं आपको बताऊं कि यह गलत है। यह 2 ही प्रकार का होता है, संकलित चर और जैविक चर। संकलित चर मतलब जिसमें जोड़ तोड़ संभव है, और जैविक चर जिसमें शोधकर्ता द्वारा चेंजेस संभव नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी की बुद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे कि जिसकी जितनी बुद्धि रहती है वो बुद्धि के अनुसार से ही आदमी अपने जीवन को चलाता है। तो जीवन को चलाना या बुद्धि, यहाँ पे 2 अलग अलग चर हुए। तो बुद्धि में हम चेंजेस ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। तो ये जैविक चर हो जाएगा। लेकिन ये भी तो स्वतंत्र चर ही हुआ, क्योंकि बुद्धि के कारण ही ना आदमी ज़िंदगी चला रहा है, या बुद्धि के कारण ही उसके प्रदर्शन हो रहा है कुछ भी। तो या प्रजाति या आयु, तो ये सब हो जाता है जैविक चर। और जैसे कि पढ़ाने का तरीका, पुरस्कार, दंड, ये सब क्या आ जाता है? संकलित चर, जिसमें कि हम चेंज ला सकते हैं। पुरस्कार में चेंज ला सकते हैं, पढ़ाने का तरीका बदल सकता है। तो ये सब भी स्वतंत्र चर ही हुआ, दोनों स्वतंत्र चर हुआ। लेकिन जिसमें हम जोड़ तोड़ कर सके वो संकलित चर है, जिसमें नहीं कर सके वो जैविक चर। ठीक है, क्लियर? अब हम बढ़ते हैं। तो ये जो पहले एक बता दूं कि यहाँ पर हमारा A, B, C विकल्प सही है, तो हमारा विकल्प A सही जवाब हो जाएगा। D गलत है, ये 3 नहीं 2 प्रकार का होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपनति अध्ययन यानी ट्रेंड स्टडी से संबंधित सत्य कथन चाहते हैं। ट्रेंड स्टडी क्या होता है? तो ये जो पहला विकल्प है, इसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक आंकड़ों की प्राप्ति की जाती है। तो आपको मैं बताऊं, यह बिल्कुल सही विकल्प है। उपनति अध्ययन जो होता है यह वास्तव में ऐतिहासिक अध्ययन, अभिलेखीय अध्ययन और सर्वेक्षण अनुसंधान का मिश्रण है। इनमें जो इसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक आंकड़ों की प्राप्ति की जाती है। इन आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा वर्तमान जो ट्रेंड है उसकी व्याख्या और वर्णन किया जाता है। दूसरा विकल्प है, इसके आधार पर वर्तमान उपनीति की व्याख्या कर सकते हैं पर भविष्य की नहीं। ये विकल्प गलत है। हम इसके आधार पर वर्तमान
उपनीति की तो व्याख्या करते ही है, साथ ही भविष्य में क्या होने वाला है इसकी ही भी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम वर्तमान को अच्छे से समझ ले तो भविष्य के बारे में अंदाज़ा तो लगाया ही जा सकता है। सी विकल्प, किसी भी नई नीति का निर्धारण करने व उसके नियोजन से पूर्व उपनीति अध्ययन अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी अगर हम नीति निर्धारण करते हैं तो उससे पहले हमको ट्रेंड स्टडी अवश्य कर लेनी चाहिए। इसके अभाव में नीति की प्रभावशीलता घट जाती है। देखिए, व्यक्तियों का रुझान किस ओर है, वर्तमान परिस्थितियां समाज को किधर ले जाएगी, अगले 10 वर्षों में विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये जो सारे अध्ययन हैं ये सब ट्रेंड स्टडी में आते हैं। ट्रेंड स्टडी यानी उपनीति अध्ययन के अंतर्गत हम यही सब करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। ए और सी दोनों सही है, बी गलत है। स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ के बाद उसका प्रभाव जिस चर पर देखा जाता है उसे कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पुरस्कार से छात्रों की उपलब्धियों पे प्रभाव पड़ता है। तो जो पुरस्कार तो स्वतंत्र चर था, लेकिन वो छात्रों की जो उपलब्धि थी, तो उपलब्धि किस पे डिपेंड कर रहा है, पुरस्कार पे कर रहा है। तो ये दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, ऐसे चर को? स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ के बाद उसका प्रभाव जिस चर पे देखा जाता है, यानी कि पुरस्कार का प्रभाव किस पे देखा जा रहा है, छात्रों की उपलब्धि पे देखा जा रहा है, तो उस चर को क्या कहेंगे? स्वतंत्र चर, अस्वतंत्र चर, जैविक चर या आश्रित चर? तो ऐसे चर को हम कहते हैं आश्रित चर, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या? डिपेंडेंट, DEPENDENT, डिपेंडेंट वेरिएबल इसको कहते हैं आश्रित चर। क्लियर? जैसे तो आपको उदाहरण भी एकदम क्लियर समझ में आ गया कि बच्चों के पुरस्कार से छात्रों की उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है, तो पुरस्कार हो जाएगा स्वतंत्र चर और छात्रों की उपलब्धि हो जाएगी यही आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन से चर ऐसे होते हैं जिन्हें हम सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, न ही उसका मापन कर सकते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति का आश्रित चर पे प्रभाव पड़ता है? मतलब स्वतंत्र ऐसे चर की बात कर रहा है जिन्हें हम सीधे नियंत्रित भी नहीं कर सकते हैं और न ही उसका मापन कर सकते हैं, लेकिन वो जो उपस्थित रहेगा तो उसका आश्रित चर पे प्रभाव पड़ना ही है। आश्रित चर मतलब यही जो हमने अभी तुरंत देखा, जिसका प्रभाव पड़ता है। तो ये डिफरेंट चर की बात कर रहा है। तो ये जो चर होता है जिनको हम सीधे कंट्रोल ना कर सके और न ही मापन कर सके, लेकिन उसका ये डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट पड़ना ही है, ऐसे चर को हम हस्तक्षेपी चर कहते हैं। हस्तक्षेपी चर यानी इंटरवीनिंग वेरिएबल। देखिए, उदाहरण इसका मैं दूँ, दुश्चिंता, प्रेरणा या थकान। आप बताइए कि यही हम कोई भी जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कि पुरस्कार का छात्रों पर प्रभाव का अध्ययन किए, या किसकी बुद्धि वाले इंसान के जीवन सफल होता है, तो इस टाइप का कुछ भी अध्ययन कर रहे हैं, या आप अन्य कोई भी अध्ययन करें, तो उसमें कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जो कि न स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र चर नहीं होते हैं, पर उसमें हम जोड़ तोड़ भी नहीं कर सकते और वो स्वतंत्र चर भी नहीं होते, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि प्रेरणा, थकान, इसका मापन कर सकते हैं आप? बताइए, प्रेरणा भी तो चर होता है। मान लीजिए कि पुरस्कार का छात्रों पर प्रभाव पड़ा, या मतलब कि कोई हम उन लोगों को पढ़ाने का तरीका का छात्रों पर प्रभाव पड़ा, विभिन्न प्रकार के पढ़ाने का तरीका हम अपना रहे हैं, लेकिन अगर छात्र प्रेरित हो रहे, प्रेरणा जो मिल रही है, तो प्रेरणा का मापन किया जा सकता है? थकान का क्या प्रभाव, ये जो थकान है इसका मापन किया जा सकता है? या दुश्चिंता, इस सब का मापन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो ये सब जो होते हैं ये सब हस्तक्षेपी चर में आता है, इंटरवीनिंग वेरिएबल में होता है। इन चरों का अवलोकन तथा संक्रियात्मक परिभाषीकरण करना भी मुश्किल होता है, लेकिन इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। उपयुक्त शोध डिजाइन के प्रयोग द्वारा हम इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। ये क्या हो जाता है? हस्तक्षेपी चर होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल। INTERVENING, इंटरवीनिंग वेरिएबल।
अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पे पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, पर ऐसे चर जिनका अध्ययन हमें नहीं करना होता है, यह शोधकर्ता जिनमें कोई जोड़ तोड़ नहीं करता है, पर उसका प्रभाव भी आश्रित चर पे पड़ता है। अब एक और चर की बात आ गई, देखिए, मतलब जिसका प्रभाव भी आश्रित चर पे पड़े, पर जिनका अध्ययन हमें करना भी नहीं होता है, तो ऐसे चर को हम क्या कहेंगे? तो हमारा विकल्प है आश्रित चर, निराश्रित चर, निक्षेपी चर, बाह्य चर। अब आप समझ रहे होंगे कि सर ये क्या बता रहे, हस्तक्षेपी चर अभी तो आपने बता दिया है ऐसा वाला, पर ये कौन सी नई बला आ गई? तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे चर ऐसे चरों को नियंत्रित करना आवश्यक होता है जिसका स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित। देखिए, एक मिनट समझिए कि ये डिफरेंट इसलिए है कि वहाँ पे क्या था, प्रेरणा, थकान, ये सब आ गए थे आपको हस्तक्षेपी चर में, लेकिन बाह्य चर में वो आएंगे जैसे कि हम ये अध्ययन कर रहे हैं कि मतलब कि अध्यापक जो पढ़ाते अध्यापक, उसका परीक्षा परिणाम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अध्यापकों का परीक्षा परिणाम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, रिजल्ट पे। तो अध्यापक क्या हो गया, अध्यापक को पढ़ाना, तो अध्यापक यहाँ पर क्या हो गया, स्वतंत्र चर हो गया, और आश्रित चर क्या होगा, परीक्षा परिणाम। और यहीं पर बाह्य चर क्या हो जाएगा, विद्यालय का वातावरण। बात समझे? एनवायरनमेंट जो होगा स्कूल का या कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, उसका भी तो प्रभाव पड़ता है। अध्यापक पढ़ा रहे, बहुत अच्छी बात है। हम जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए ऑफलाइन आपको क्लास में ऐसे पढ़ाता, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या हूँ, स्वतंत्र चर हूँ, लेकिन उसके बाद जो उसका आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो गया, उस पर मेरे पढ़ाने पर डिपेंड करता है, तो वह हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर। लेकिन जो स्कूल का वातावरण है, जो क्लास का वातावरण है, उसका भी तो प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका बाह्य चर यानी एक्सनियस वेरिएबल। ये क्या हो जाता है, बाह्य चर यानी एक्सनियस वेरिएबल। देखिए, यानी कि स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पे पड़ता है, पर ऐसे चर जिनका अध्ययन हमें नहीं करना होता है या शोधकर्ता जिनमें कोई जोड़ तोड़ नहीं करता, उसका प्रभाव भी आश्रित चर पे पड़ता है, ये बाह्य चर कहलाता है। इसलिए ऐसे चरों को भी नियंत्रित करना आवश्यक होता है। क्लियर? और इसका नियंत्रण हम कई विधियों से करते हैं। बाह्य चर जो होता है ये अध्ययन के परिणाम को प्रभावित करते हैं, तथा यह स्वतंत्र चर व आश्रित चर दोनों से क्या होते हैं, सहसंबंधित होते हैं। अब इसी चरों से संबंधित हमारा अगला प्रश्न है कि बाह्य चर या हस्तक्षेपी चर किस चर के दो भेदों में आते हैं। तो आपको बताओ कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर तो हम समझ गए, पर इसके अलावा एक चर होता है कन्फाउंडिंग वेरिएबल, समाकलित चर, कन्फाउंडिंग, CONFOUNDING, कन्फाउंडिंग वेरिएबल। देखिए, किसी भी अध्ययन में स्वतंत्र चर के अलावे कुछ चर ऐसे होते हैं जो आश्रित चर को प्रभावित करते हैं। इसी को हम ये समाकलित चर कहते हैं। स्वतंत्र चर का प्रभाव हमें आश्रित चरों पर देखना होता है। चयनित स्वतंत्र चर के अलावे सभी चर और सभी चर भी आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं। इन्हें समाकलित चर कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये हम अध्ययन पहले ही इससे पिछले प्रश्नों में कर चुके हैं। हस्तक्षेपी चर और बाह्य चर, यानी हस्तक्षेपी चर और बाह्य चर क्या होते हैं, स्वतंत्र चर के अलावे अन्य चर होते हैं जो कि आश्रित चर को या डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करते हैं। तो इसी को कन्फाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन, इंटरवीनिंग वेरिएबल और एक्सनियस वेरिएबल, यानी कि हस्तक्षेपी चर और बाह्य चर, जिनका हम अध्ययन पिछले दो प्रश्नों में कर चुके हैं। तो इस सब में ये एकदम आसान है, फंसिएगा नहीं, बिल्कुल ही आसान टॉपिक है, बस समझने की बात है। अब फिर हम आगे देखें, कौन सा ऐसा समूह जिसमें शोधकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ किया जाता है तथा यह सिद्ध किया जाता है यदि कारण है तो इसका प्रभाव भी होगा। ये जो कारण प्रभाव वाला अध्ययन होता है, ये हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में कारण के बाद उसका हम प्रभाव देखते हैं। तो
ये जो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रुप जिसमें शोधकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ किया जाता है तथा यह सिद्ध किया जाता है यदि कारण है तो इसका प्रभाव भी होगा, तो इसको हम कहते हैं प्रयोगात्मक समूह। इसको हम क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक समूह, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। देखिए, जोड़ तोड़ का प्रभाव आश्रित चर पे देखा जाता है। यानी कि मान लीजिए हम कोरोना के लिए, कल ही खबर आई थी कि कोरोना के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 3 बंदरों पर प्रयोग किया था, जो कि सफल रहा। उनको जो टीका दिया गया तो 5-10 दिनों के अंदर में उनमें सुधार देखा गया। तो ये जो टीका दिया गया यानी प्रयोग किया गया तो ये सफल रहा। तो टीका दिया गया यानी क्या किया गया? प्रयोग किया गया। तो ये क्या टीका देना, ये क्या हो गया? टीके के कारण से। क्लियर? तो ये कारण हो गया और इसका प्रभाव क्या हो गया? प्रभाव हो गया, सफल रहा। तो ये क्या हो गया? प्रभाव हो गया। तो कारण और प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, ये क्या होगा जाता है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यानी कि ऐसा समूह जिसमें शोधकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ किया जाता है तथा यह सिद्ध किया जाता है यदि कारण है तो इसका प्रभाव भी होगा। कारण क्या हुआ? जैसे कि ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा था? ये हमें 3 बंदरों का ग्रुप था। इसमें हम टीका दे, यानी कि कारण क्या है? टीका देना कारण है। इसी का परिणाम क्या निकल के आया कि इनमें मतलब कि कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे, इनमें सुधार दिख रहा है। तो ये सुधार या परिणाम क्या हो जाएगा? प्रभाव। अगर इनको टीका नहीं देते तो इनका प्रभाव भी ये ठीक नहीं होते। क्लियर? यानी कि इन 3 बंदरों को पहले इन्फेक्टेड कराया गया था कोरोना वायरस से। क्लियर? फिर इनको टीका दिया गया। तो टीका देना क्या हो गया? कारण। टीका देने के कारण से इनको क्या हो गया? 10 दिन बाद इनका रिजल्ट आया कि ये ठीक हो गए हैं, तो सफल हुआ टीका। तो ये जो कारण, टीका देने के कारण से क्या हो गया? ये लोग ठीक हो गए। तो ये जो ठीक होना या सफल होना क्या हो गया? प्रभाव हो गया, और टीका देना कारण हो गया। क्लियर? तो यही इसी को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब हमारा अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न कि कौन सा ऐसा समूह जिसमें शोधकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर में जोड़ तो नहीं किया जाता है और यह सिद्ध किया जाता है कि कारण नहीं तो प्रभाव भी नहीं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि कारण भी नहीं तो प्रभाव भी नहीं। तो ऐसे समूह को क्या कहेंगे? तो ऐसे समूह को हम कहते हैं नियंत्रित समूह, यानी कि कंट्रोल ग्रुप। आपको मैं बताऊं कि ये जो कोई भी रिसर्च किया जाता है ना, ये जो प्रयोग जो किया जाता है, एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है, तो 2 प्रकार के समूह पर रिसर्च किया जाता है। देखिए, पहला समूह ऐसा होता है जिसको हम दवा देते हैं, ठीक? और दूसरा समूह ऐसा होता है जिसको हम कोई दवा नहीं देते हैं, ठीक? और दोनों को हम इन्फेक्टेड करा दिए हैं, और दोनों, एक को दवा दे रहे हैं। जैसे कि कोरोना का हमने टेस्ट किया, तो हमने मान लीजिए कि 3-5 आदमी का ऐसा ग्रुप है जिनको कि हम जो है सो अपना टीका दिए इन्फेक्टेड होने के बाद, और कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप है जिनको कि हम कुछ नहीं दिए। 10 दिन बाद हम दोनों में रिजल्ट देखेंगे कि, या 5 दिन बाद दोनों में हम रिजल्ट देखेंगे कि टीका देने वाले ग्रुप का क्या परिणाम आया। ठीक? टीका देने के कारण क्या परिणाम आया, और जिनको हम कोई कारण नहीं दिए, नहीं टीका का नहीं दिए, उनका क्या परिणाम आया। तो हम यह देखते हैं कि टीका देने वाले ठीक हो गए, यानी कि कारण हम टीका दिए, टीका देने के कारण से वो प्रभाव सफल भी हुआ, हमारा टीका भी सफल हुआ। ठीक? और जिनको हमने कुछ नहीं दिया वो क्या हुए? वो क्या मतलब कि वो ठीक नहीं हुए। तो क्या हुआ? कारण नहीं, टीका देने यानी कारण नहीं तो प्रभाव भी नहीं। क्लियर? यानी टीका नहीं दिए तो ठीक भी नहीं हुए। तो न कारण मौजूद है तो प्रभाव, कारण भी नहीं मौजूद है तो प्रभाव भी नहीं मौजूद है। कारण मौजूद है तो प्रभाव भी मौजूद है, तो क्या कहलाता है? कारण प्रभाव दोनों मौजूद है तो कहलाता है एक्सपेरिमेंटल। ठीक? और जो एक कंट्रोल समूह होता है जिसमें कि न कारण मौजूद होता है न प्रभाव मौजूद होता है, तो इसको कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। क्लियर? बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। हम कोई भी, आपको मैं बता दूं, दुनिया में कोई भी रिसर्च होता है, कोई भी प्रयोग होता है, कोई भी दवा बनती है, कुछ भी होता है, तो 2 प्रकार के ग्रुप पे प्रयोग किया जाता है। एक जिसको दवा दी जाती है, और एक ग्रुप ऐसा होता है जिसको प्लेसिबो भी बोलते हैं, मतलब जिसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता है, उसको सेम टू सेम ऐसे सामान्य दवा दी जाती है या कुछ भी नहीं दिया जाता है, और फिर दोनों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। दुनिया में कोई भी प्रयोग इसी तरह होता है। ठीक है? क्लियर? अब हम हम पिछले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि आप लोगों का होमवर्क था। ये जो 89 नंबर प्रश्न है, ये जो हमने पार्ट 8 बनाया था, उसमें आप लोगों का होमवर्क था कि
ये जब हम अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान एक ही बार प्रदत्त एकत्रित करते हैं तो यह क्या कहलाता है। तो आपको मैं बताऊं कि जब हम अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान एक ही बार प्रदत्त एकत्र करते हैं तो यह कहलाता है आपका, तो ये कहलाता है प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। इसी को पार अनुभागीय भी कहते हैं। तो ये हमारा विकल्प डी, ए और सी दोनों सही जवाब हो जाएगा, जो कि समीर सिंह ने सही जवाब दिया था। तो आपको मैं बताऊं कि जब हम डाटा एक ही बार कलेक्ट करते हैं तो ये हो जाता है आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, यानी कि प्रतिनिध्यात्मक या पार अनुभागीय, इसी का दूसरा नाम है प्रतिनिध्यात्मक और पार अनुभागीय। और जब हम बार बार डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि किसी रोगी का हम डाटा कलेक्ट किए दवा लेने से पहले और दवा लेने के बाद, दो बार डाटा कलेक्ट किए, तो वो हो जाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य अध्ययन या अभिकल्प होता है। और एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हम अध्ययन कर रहे हैं कि बालक जो बच्चे होते हैं उनका दूध या मक्खन, डेयरी उत्पाद जो है उन सब के प्रति क्या झुकाव होता है। तो इसका हम 3 चरण में मान लीजिए अध्ययन करेंगे। जब बच्चा 5 साल का होगा, फिर 6ठे साल में, फिर 7वें साल में, मतलब 3 बार अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, ये एकदम परफेक्ट डाटा मिलेगा हमको, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। तो ये जो अध्ययन होता है ये आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। लेकिन हमारा ये कह रहा है कि जब हम अनुसंधान प्रक्रिया के अंदर एक ही बार डाटा कलेक्ट करें, जैसे कि हमको यही डेयरी उत्पादों का बालकों पर प्रभाव जानना है, तो एक ही बार में हम 5 साल के बच्चों से कुछ डाटा एकत्रित करें, 5 साल के बच्चों को देखे कि वो कितने इंटरेस्टेड है, दूध मक्खन ये सब देखे, फिर 6 साल के बच्चों को देखें, फिर 7 साल के बच्चों को देखें। तो मतलब एक ही बार में हम डाटा कलेक्ट करें तो ये मतलब कि हमारा हो जाता है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, मतलब डाटा एक ही बार कलेक्ट करना तो क्रॉस सेक्शनल, और बार बार जो कलेक्ट करते हैं, जैसे कि वेतन देने से पहले मतलब कि कर्मचारी क्या मतलब कि क्या उनका दिमाग में चल रहा है, और वेतन देने के बाद उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये 2 बार डाटा कलेक्ट करना हो गया तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, यानी कि आपका अनुदैर्ध्य अध्ययन। और वही जो हम डाटा एक ही बार कलेक्ट करें तो ये हो जाता है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। आपको बताओ कि वास्तव में लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ही असली विकासात्मक अध्ययन है, पर समय में बचत के लिए हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ का उपयोग करते हैं। यानी कि हम जो बार बार डाटा कलेक्ट करेंगे विभिन्न आयु में या विभिन्न एज में, तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। लॉन्गिट्यूडनल में आपका समय ज़्यादा लगता है लेकिन वो परफेक्ट होता है, पर उतना समय हमें हमेशा रहता नहीं है, इसलिए हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज यानी एक ही बार डाटा कलेक्ट करने का काम करते हैं, जो कि कहलाता है प्रतिनिध्यात्मक या पार अनुभागीय अभिकल्प। क्लियर हो गया होगा। आज के लिए आपका प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न है, प्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषताएं है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की विशेषताएं है, नियंत्रण, जोड़तोड़, अवलोकन या पुनरावृत्ति, कंट्रोल या मैनिपुलेशन या ऑब्जर्वेशन या रेप्लिकेशन। तो ये सारे आपके विकल्प हैं, नियंत्रण, जोड़तोड़, अवलोकन, पुनरावृत्ति। इसमें से प्रयोगात्मक अनुसंधान की कौन सी विशेषताएं हैं, ये आपका प्रश्न है। इसमें आपका एक और विकल्प जोड़ लीजिए, ई विकल्प भी है। ई में आपका विकल्प है ऑल। आप में आपका 90 नंबर प्रश्न का सवाल लिखिएगा, 90 नंबर प्रश्न, और उसके बाद जो इसका जवाब सही जानते हैं या नहीं जानते हैं प्रयास ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिनका जवाब सही होगा उनके मैं नाम अगले वीडियो में लूँगा। इस तरह से आज हमने स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, हस्तक्षेपी चर यानी इंटरवीनिंग वेरिएबल, बाह्य चर यानी कि एक्सनियस वेरिएबल, और साथ में समाकलित चर यानी कि कन्फाइंडिंग वेरिएबल और ट्रेंड स्टडीज के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आपके दिमाग में ये सब अच्छे से घुस गया होगा। इसी तरह हम पेपर 1 के सारे मुश्किल से मुश्किल टॉपिक यूं ही आसान भाषा में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम रिसर्च एप्टीट्यूड यानी अनुसंधान अभिक्षमता के 8 पार्ट व अन्य टॉपिक जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता, या आपका हो गया
ये मतलब कि कम्युनिकेशन संचार, या आईसीटी यानी कि कंप्यूटर, या पीपल एंड इन्वायरमेंट यानी कि जन एवं पर्यावरण विकास ये, या नंबर सीरीज, इस सब पर हम अनेक वीडियो डाल चुके हैं एकदम आसान भाषा में। तो जिनके ये सारे वीडियो छूट गए हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पर आप पेपर 1 की ढेरों वीडियो देखें और लाभ उठाएं। एकदम आसान भाषा में वीडियो मिलेंगी। साथ ही आप पेपर 2 इतिहास की, जिनका पेपर 2 में इतिहास है, उनके लिए भी ढेरों वीडियो मौजूद है। तो जाए प्लेलिस्ट में देखें और लाभ उठाएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कुछ सवाल है या कुछ सुझाव है या आपको कुछ समस्या है तो सारी बातें कमेंट बॉक्स में जाए लिखें। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे, इतनी ज़ोर से लाल बटन दबाए कि सब्सक्रिप्शन की आवाज़ मेरे कानों में यहाँ तक आनी चाहिए। और साथ ही में आप बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको पेपर 1 तथा पेपर 2 इतिहास, यूजीसी नेट पेपर 1 तथा पेपर 2 इतिहास की वीडियो एकदम आसान भाषा में तुरंत आपको मिल सके। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे अपने प्रसिद्ध नारे के साथ, अब की बार JRF परिवार। धन्यवाद।